बहुत समय पहले मध्य भारत के विंध्याचल पर्वतों के बीच बसा था एक समृद्ध राज्य नवकुंडल। यह राज्य अपने सुनहरे खेतों, गहरे जलाशयों और वीर लोगों के लिए प्रसिद्ध था। नवकुंडल पर शासन करती थी रानी देवयानी, एक ऐसी रानी जिनकी आंखों में तेज, वाणी में ओज और हृदय में करुणा थी। देवयानी बचपन से ही सामान्य बालिकाओं से अलग थी। जहां अन्य लड़कियां गुड़ियों से खेलती, वहां देवयानी धनुष चलाना सीखती। जब वह केवल 14 वर्ष की थी, तब उन्होंने एक बाघ से गांव के एक बच्चे को बचाया था। राजा, जो उनके पिता थे, ने तब कहा था, यह केवल मेरी बेटी नहीं, नवकुंडल की भविष्यमयी रक्षक है। राजा की मृत्यु के बाद जब देवयानी मात्र 20 वर्ष की थी, उन्हें नवकुंडल की रानी बनाया गया। उस समय कई पड़ोसी राजा उनकी शक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन देवयानी ने राज्य को न केवल बचाया, बल्कि व्यापार, शिक्षा और कृषि में नई ऊंचाइयां दिलाईं। उन्होंने स्त्रियों को सेना में भर्ती करना प्रारंभ किया, गांव-गांव विद्यालय खोले और न्याय प्रणाली को सरल और सुलभ बनाया। देवयानी का मानना था कि सच्चा राजा वह नहीं जो राजमहल में सोए, बल्कि वह जो अपनी प्रजा के दुखों में जागे। समय बीता और उत्तर दिशा से एक अति शक्तिशाली सम्राट भीषण देव ने नवकुंडल पर दृष्टि डाली। वह रानी देवयानी से विवाह करना चाहता था, ताकि वह नवकुंडल को बिना युद्ध के अपने अधीन कर सके। भीषण देव ने दूत भेजा, पर रानी देवयानी ने केवल एक पंक्ति उत्तर में भेजी, नवकुंडल विवाह का दहेज नहीं, आत्मसम्मान का प्रतीक है। यदि युद्ध ही तुम्हारा उत्तर है, तो तलवारें बोलेंगी। नवकुंडल पर आक्रमण हुआ। रानी देवयानी ने महिलाओं और पुरुषों दोनों की सेना तैयार की, एक ऐसी सेना जिसमें साहस, निष्ठा और आत्मबल था। रानी स्वयं सबसे आगे तलवार लेकर लड़ी। उनकी युद्धनीति ऐसी थी कि भीषण देव की 3 गुना बड़ी सेना पराजित हो गई। पर इस विजय की कीमत भी बड़ी थी। युद्ध में रानी का छोटा भाई और कई सेनानी वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु रानी ने उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। युद्ध के बाद उन्होंने नवकुंडल में शांति संधि सभा की स्थापना की, जहां शत्रु राज्यों के राजा भी आमंत्रित किए जाते थे, ताकि भविष्य में युद्ध न हो, केवल संवाद हो। रानी देवयानी ने 40 वर्षों तक शासन किया। जब वह वृद्ध हुई, तो उन्होंने सत्ता अपनी सबसे योग्य शिष्या को सौंपी और स्वयं हिमालय की ओर तपस्या करने निकल पड़ी। आज भी भारत के कई हिस्सों में जब स्त्री शक्ति, आत्मसम्मान और नेतृत्व की बात आती है, तो देवयानी नीति का नाम लिया जाता है। रानी देवयानी की कहानी हमें सिखाती है कि नारी केवल कोमलता की प्रतीक नहीं, वह आत्मसम्मान की ज्वाला भी है। जब एक स्त्री अपने लोगों के लिए खड़ी होती है, तो वह अकेली नहीं होती, उसके पीछे इतिहास खड़ा होता है।